बट कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कुछ क्रिटिकलिटीज की वजह से उन्हें किसी स्पेशल केयर की जरूरत होती है। सांस लेने में दिक्कत है या बच्चा आपका एक स्पेशल डिपार्टमेंट में उन्हें भेजते हैं, जिसे कि हम जब भी डिलीवरी होती है तो कुछ माँ में कारण होते हैं, जैसे कि PIH हो गया, एंटीपार्टम हैमरेज हो गया, मदर को थायराइड की दिक्कत हुई, शुगर्स की दिक्कत हुई, जिसकी वजह से सांस में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनको एक विशेष। नमस्कार, स्वागत है आपका हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित विषय पर, जो कि है अबाउट नियोनेटोलॉजी। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता सर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है एट इटरनल हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी के इंचार्ज भी है। तो सर, मैं जब बोलना चाहती हूँ कि बीइंग पेरेंट्स इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। जब कोई पेरेंट बनते हैं या एक्सपेक्टेड कपल्स होते हैं, उनके घर के सब कोई ही बहुत खुश होते हैं। बट कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वंस द डिलीवरी जब हो रहा है या बच्चे जब पैदा होने के बाद कुछ क्रिटिकलिटीज की वजह से उन्हें किसी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। कई बार बच्चा प्रीटर्म हो गया, सांस लेने में दिक्कत है, या बच्चा आपका पोस्ट डिलीवरी रोया नहीं, तो आप लोग एक स्पेशल डिपार्टमेंट में उन्हें भेजते हैं, जिसे कि हम सुनते हैं नियोनेटल ICU या NICU। तो सर प्लीज हमें बताइएगा ये डिपार्टमेंट क्या है। मैडम, सबसे पहले तो नियोनेटोलॉजी क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल। 30 दिन तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम नियोनेट बोलते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, 28 दिन तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम नियोनेट्स बोलते हैं, अर्थात नवजात शिशु बोलते हैं। जब भी डिलीवरी होती है तो कुछ माँ में कारण होते हैं, जैसे कि PIH हो गया, एंटीपार्टम हैमरेज हो गया, मदर को थायराइड की दिक्कत हुई, शुगर्स की दिक्कत हुई, जिसकी वजह से बच्चे पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। कई बार बच्चे प्रीटर्म्स होते हैं एवं बच्चों की खुद में दिक्कत होती है, कंजेनिटल निमोनियाज हो गए, ट्रांजिएंट टेक्निक ऑफ न्यूबॉर्न हो गया, या सांस में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनको एक विशेष जगह, जिसको हम नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं, NICU इज नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पर हम नियोनेट अर्थात नवजात शिशु जो कि 28 दिन तक के बच्चे होते हैं उनको रखते हैं एवं उनका इलाज करते हैं। तो सर, हम जैसे कि सुनते आए हैं कि शिशु विशेषज्ञ या आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमें भी यही पता था कि जब भी कोई बच्चा बीमार है तो उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही लिया जाता है। तो ये मतलब, या फिर पेडियाट्रिक सुने हैं, ये नियोनेटोलॉजिस्ट सुने नहीं है, तो क्या है ये नियोनेटोलॉजिस्ट? कुछ अलग है क्या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से? मैम, नियोनेटोलॉजिस्ट जो है वो इनिशियली एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही होता है। अच्छा। पर बिकॉज ऑफ द एडवांसेस इन द मेडिकल साइंसेस इनके सुपर स्पेशलिटीज बन गई हैं, पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जो कि 28-30 दिन तक के बच्चों को देखता है। मेनली 30 दिन से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको पीडियाट्रिशियंस जनरली देखते हैं। एवं आजकल नियोनेटोलॉजी में विशेषज्ञताएं होने लगी हैं, जैसे कि फेलोशिप्स होती हैं, DNB प्रोग्राम्स होते हैं, DM प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि नियोनेटोलॉजी यानी 30 दिन तक के बच्चों की सुपर स्पेशलिटी होती है, अर्थात उच्चतम विशेषज्ञता होती है। ओके। एंड 30 दिन तक के जो बात के जो बच्चे होते हैं उनको पीडियाट्रिशियंस भी देखते हैं। मोर और लेस जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं वे भी 30 दिन तक के बच्चों को देख सकते हैं, परंतु यदि उन बच्चों को एक्सपर्ट केयर या सुपर स्पेशलिटी केयर की जरूरत पड़ती है तो वो नियोनेटोलॉजिस्ट देखते हैं। ओके, सो एक पीडियाट्रिशियन के पास हम किसी भी एज के बच्चे के पास जा सकते हैं। लाइक ये मतलब जरूरी नहीं है कि एक पीडियाट्रिशियन ही नियोनेटोलॉजिस्ट हो, बट हर नियोनेटोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन जरूर होता है। यस सर, ये मैं समझ पाई। ओके सर, प्रीटर्म वर्ड आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं, तो ये प्रीटर्म से आप क्या समझते हैं, अगर दर्शकों को बताएं? ऐसा कोई भी शिशु जो 37 कंप्लीटेड वीक्स से पहले हुआ है, अर्थात 37 कंप्लीटेड वीक्स से पहले होता है, उसको प्रीटर्म शिशु अर्थात प्रीमेच्योर शिशु के रूप में बोला जाता है। 37 हफ्ते के बाद हम मानते हैं कि बच्चे को फुल मैच्योरिटी आ गई, तो 37 हफ्ते से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको फुल टर्म बेबी बोला जाता है। अब इसमें भी सब डिवीजन है मैडम। जो बच्चे 34 हफ्ते से लेके 36 हफ्ते 6 दिन तक के होते हैं उनको लेट प्री टर्म या अर्ली टर्म बोला जाता है। जो बच्चे 30 हफ्ते से लेके 34 हफ्ते तक के बच्चे होते हैं उनको वेरी प्री टर्म बोला जाता है, एवं 30 हफ्ते से कम के जो बच्चे होते हैं उनको एक्सट्रीम प्री टर्म्स बोला जाता है।
सर, ये NICU डिपार्टमेंट के बारे में जो आप बता रहे हैं, क्या ऐसा है कि सिर्फ उसमें प्री टर्म बच्चों की ही ट्रीटमेंट की जाती है? नहीं मैम, NICU मतलब कोई भी न्यूनेट जिसको स्पेशल केयर की आवश्यकता है, स्पेशल इलाज की ज़रूरत है, चाहे वो प्री टर्म हो चाहे वो फुल टर्म हो, सभी बच्चों का इलाज होता है इन NICU। तो सर, NICU डिपार्टमेंट में क्या कोई स्पेशलाइज्ड टीम होती है या उन टीम्स में कौन कौन होते हैं? जी मैम, NICU जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड टीम होती है, क्वालिफाइड न्यूनेटलिस्ट होते हैं। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं जो कि खुद स्वयं शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं। इसके साथ ही न्यूनेटल केयर में दक्षता प्राप्त नर्सिंग स्टाफ होता है, GDAs होते हैं, एवं NICU का केयर टेकर वगैरह सब होते हैं। ओके, सो वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, क्या उनको भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेने पड़ती है सिंस दे आर पार्ट ऑफ द NICU डिपार्टमेंट? जी बिल्कुल, NICU के जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनको हम NRP ट्रेनिंग या नार्स कराते हैं। न्यूनेटल रिसर्सिएशन प्रोग्राम ट्रेनिंग बाद ही उनको NICU में रखा जाता है। साथ ही न्यूनेटल एडवांस लाइफ सपोर्ट की भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सर, एक सवाल आई थिंक एवरी पेरेंट्स के या फिर जो नए पेरेंट्स हो रहे सबके दिमाग में ही आता होगा कि सपोज कोई प्री मैच्योर बेबी डिलीवरी हो गया, फिर वो NICU में रहा, तो क्या ऐसा है कि वो बच्चा नॉर्मल एक लाइफ बाकी फुल टर्म बेबीज की तरह ले सकते हैं इन फ्यूचर? दिस इज द एडवांटेज ऑफ आवर एडवांसेस इन न्यूनेटल केयर कि कोई बच्चा जो प्रीटर्म होता है 500 ग्राम का बच्चा, 600 ग्राम का बच्चा, उसका भी आगे चलकर जो डेवलपमेंट होता है वो फुल टर्म बेबी जैसा हो सकता है, प्रोवाइडेड कोई और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना। ओके सर, इस नियोनेटल ICU में क्या क्या एडवांस मशीन्स या एडवांस टेक्निक्स होते हैं जिसमें कि आप इतने क्रिटिकल बच्चों को बचा सकते हैं? NICU जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एसेप्सिस मेंटेन करना, तो हम वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट एसेप्सिस मेंटेन करते हैं, नंबर 1। इसके साथ साथ ही हमारे पास सांस को सपोर्ट देने वाली मशीन जैसे CPAP मशीन्स, हीटेड आईफ्लोनेजल कैनुला, वेंटिलेटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर्स, INO एंड हाइपोथर्मिया डिवाइसेस, ये सब सुविधाएं होती हैं जिसकी वजह से बच्चों के त्वरित इलाज में एवं इफेक्टिव इलाज में हमें बहुत सहायता मिलती है। तो सर, इससे इस एडवांसमेंट का कितने क्रिटिकल बेबीज को या कितने क्रिटिकलिटी को हम संभाल सकते हैं, या इसके आउटकम्स अगर आप? मैम, जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल। बट आज से 10 साल पहले की यदि मैं बात करूं तो 10 साल पहले हम 1 किलो से छोटे बच्चे को संभालने में डरते थे क्योंकि हमारे पास इतने एडवांस मशीन, एडवांस सुविधाएं, एडवांस NICUs नहीं थे। आज की स्थिति ये है कि हम लोग 500-600 ग्रामर बेबी को भी हम सोच सकते हैं कि इस बच्चे को हम जीवन प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही NICU के अंदर जो एडवांसमेंट्स हुए हैं उनसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स की दर में भी काफ़ी कमी आई है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट्स की दर में भी काफ़ी कमी आई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पिछले 10 सालों में जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, न्यूनेटोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी की तरह उभरी है, उससे बच्चों के, नवजात शिशुओं के की जीवन अपेक्षा बढ़ने में या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने में बहुत मदद मिली है। सर, आजकल जैसे कि काफ़ी कपल्स जो हैं वो काफ़ी लेट मैरिज कर रहे हैं, या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या मे बी आर्टिफिशियल आपके IVF हो गया, या इन सब तरीके से वो जब कंसीव करते हैं तो उसके बाद जो बेबीज़ होते हैं कई बार उनके बर्थ वेट कम होते हैं या कुछ चीज़ें होती है। तो क्या ऐसा है कि NICU में अगर पोस्ट डिलीवरी कोई बेबी शिफ्ट कर रहे हैं तो वो क्रिटिकली है या अंडर ऑब्जर्वेशन, या ऐसा कुछ भी आप लोग लगते हैं? जी मैम, सो NICU में सभी हमारे यहाँ, जैसे मैं आपको हमारे इंटरनल हॉस्पिटल का सिनेरियो बताऊं, हमारे यहाँ जो भी बच्चा डिलीवर होता है स्पेशली सिजेरियन सेक्शन से, और हमें लगता है कि इसको एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, तो हम जरूर अपने पास ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 2-3 घंटे, एंड उसके बाद उसको शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा। यदि बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो NICU में शिफ्ट किया जाता है। प्रीटर्म बच्चे जनरली जो 1.7 kg से कम के होते हैं उन सभी बच्चों को हम एटलीस्ट, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं भी है तब भी हम कोशिश करते हैं कि 24 आवर वो हमारे साथ रहे, ताकि उसकी किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन होती हैं, सांस में उठाव होता है, तो उसको समय पर ट्रीट किया जा सके। सो एज अ पेरेंट, लाइक इफ मेरे बच्चे की डिलीवरी हो रही है एंड उसको आप रख रहे हैं NICU में, तो वो कभी कभी ऑब्जर्वेशंस के लिए भी हो सकते हैं, नॉट दैट कि मैं परेशान हो जाऊं या मतलब ऐसा कुछ है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ
क्रिटिकल बेबी को ही आप रख रहे हैं। इट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट मैम। NICU में जाते ही माँ बाप की एंजाइटी बढ़ जाती है कि हमारे बच्चे को NICU में क्यों रखा गया, परंतु हमें हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि बच्चा जब माँ बाप के पास जाए तो उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। इसलिए हमें उस बच्चे को हमें ज़रा भी लगता है कि ये बच्चा सिक हो सकता है, ये बच्चा प्री टर्म है, इस बच्चे को हल्की सांस में भी दिक्कत है, तो हम उसको अपने पास ऑब्जर्वेशन में ज़रूर रखते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स। इसके साथ ही से हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं मैडम। जैसे ही बच्चे को NICU में रखते हैं, बच्चे को सेटल करके स्टेबल करने के बाद हम माँ बाप की सुबह शाम दोनों समय काउंसलिंग भी करते हैं, तो और उनको बच्चे की कंडीशंस के बारे में, जो एक्चुअल कंडीशंस होते हैं उनके बारे में बताते हैं। माता पिता को बच्चे को देखने भी दिया जाता है ताकि वो आकर देख सकें, संतुष्टि कर सकें कि हमारा बच्चा ज़्यादा सिक नहीं है, या जो भी सिचुएशंस होती हैं सब उनको बताई जाती हैं। तो NICU में आप पेरेंट्स को अलाउ करते हैं? जी, एज पर आर प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पर NICU में मदर कभी भी जा सकती है, एवं पिता जो है वो 24 घंटे में एक बार जरूर जा सकते हैं। ग्रेट सर। सर, एक बहुत ही टर्म जो मैंने बहुत बार सुना है, दैट इज कैंगरू केयर। सर, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। कैंगरू केयर पिछले 40 वर्षों में कैंगरू मदर केयर ये एक बहुत ही अच्छी थेरेपी के लिए उभरी है, एंड बाकायदा एविडेंस बेस्ड रिसर्च है इसके विषय में, जिसमें ये बताया गया है कि जो प्रीटर्म बच्चे जिनका वजन कम होता है, जो 30 हफ्ते या उससे पहले भी हो गए होते हैं, तो उन बच्चों को माँ की छाती पर रखा, जैसे वो स्टेबल हो जाते हैं, वेंटिलेटर से आउट हो जाते हैं, CPAP मशीन से आउट हो जाते हैं, इवन इफ ऑक्सीजन पर है या हीटेड आइफ्लोनेजल कैनुला पर भी हैं, तब भी हम उनको माँ की छाती से लगा कर रखते हैं जितनी देर मदर कंफर्टेबली रह सके। उससे क्या होता है कि मैम, एक तो मदर्स को मिल्क अच्छा आता है, मदर्स को बिकॉज ऑफ द इमोशनल अटैचमेंट मदर्स को मिल्क अच्छा आता है, बच्चे को माँ की वार्मथ मिलती है जो कि बच्चे का वजन बढ़ाने में सहायक होती है। इसके साथ साथ ही ये भी बाकायदा रिसर्च में पाया गया है कि बच्चों का न्यूरल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। सो कैंगरू मदर केयर इज अ वेरी effective and established therapy nowadays. So that means after you are discharging the baby even from the hospital, then also this kangaroo mother care should be given. Yeah, we at the time of discharge of the preterm babies, हम उनको जब ब्रेस्ट फीडिंग पर करते हैं तब हम उनको बोलते भी हैं कि आप जरूर अपने बच्चे को कुछ समय अपनी छाती से जरूर लगा कर रखें, उससे उनको कैंगरू मदर केयर मिलती है, वार्मथ मिलती है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ टमी टाइम ऑल्सो, कि बच्चे को टमी टाइम भी मिल जाता है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है, गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स, इंटरस्टोलिक की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बच्चों को कम होती है। इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स मैम। ओके, सो आज हमने सर जाना कि बीइंग अ न्यूनेटोलॉजिस्ट आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर न्यू बॉर्न बेबीज। तो सर, आपकी अगर कोई मैसेज हो फॉर दी कपल्स या पेरेंट्स या जिन छोटे बच्चे के माता पिता जो भी हैं बच्चों के लिए। सो फॉर एक्सपेक्टिंग कपल्स जो अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जो बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मेरी यही सलाह है कि आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो आप एक ऐसा सेंटर ज़रूर ढूंढें जहाँ पर अच्छी मैटरनल केयर के साथ साथ अच्छी न्यूनेटल केयर भी हो, वहाँ पर क्वालिफाइड न्यूनेटोलॉजिस्ट हो, वहाँ पर एक अच्छा लेवल 3 NICU हो जिसमें बच्चे से संबंधित आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल सकें, ताकि आपके दिमाग में ये डिलीवरी के बाद ये स्ट्रेस ना रहे कि हमें बच्चे को इधर शिफ्ट करना है उधर शिफ्ट करना है। आप हमेशा अच्छी जगह पर हॉस्पिटल सेटअप में ही जहाँ NICU हो वहाँ पर अपनी डिलीवरी करें। थैंक यू सो मच। आज हमने बात की हमारे न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर विवेक गुप्ता से। ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पे, एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करें इटर्नल हॉस्पिटल को। थैंक यू।